नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690653086089715238445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही यूपी 2023-24 का बजट यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा 24 करोड़ की जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और यूपी ना केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है, बल्कि साथ ही साथ गंगा के जो उपजाऊ मैदान है उनके किनारे प्रदेश में वहां पर काफी अमाउंट में जो है प्राकृतिक संसाधन भी मिलते हैं। तो अभी ही जो बजट प्रोड्यूस किया गया है सुरेश खन्ना द्वारा, उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस बजट में टोटल जो अमाउंट दिया गया है वो है 6,90,000। सबसे पहला सवाल यहीं से बनता है कि इस बार के बजट में कितना अमाउंट जो है वो दिया गया है। कितना अमाउंट है? 6,90,000। और ऐसा कहा गया है कि यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, और जो बजट का उद्देश्य है वो यूपी को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है और यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में लेकर के जाना है। साथ ही साथ अयोध्या जो है उसको भी मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। सो और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यूपी जो है वो जीडीपी में 8% से अधिक का योगदान देता है। वर्ष 2017 से पहले अगर हम यूपी में बेरोजगारी दर की बात करें तो करीब करीब 14.4% जो है वो बेरोजगारी दर हुआ करती थी। ये आज घट करके 4.2% हो गई है। इसको लिख लीजिए, बेरोजगारी दर घट के कितने प्रतिशत हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी ही मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में भी कवर कराया है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसमें 10 से 12 फरवरी के बीच में जो है सेंट्रल यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सफल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। जिन एरिया में काफी सारे देशों का आना हुआ, अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, ये सब भी यहाँ पर आए। साथ ही साथ G20 के लिए भी हमारी काफी सारी यूपी की जो सिटीज है उनको चूज किया गया है जहां पर उनकी बैठक होगी। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो G20 से जुड़ी हुई कुछ हमारी सिटीज हैं यूपी की, जिनको यहाँ पर मौका मिला है आने का, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ नाम। यूपी में अलग अलग शहरों में होगी, जैसे कि लखनऊ में होगी, आगरा में होगी, वाराणसी में होगी और ग्रेटर नोएडा में होगी। इन सारी जगह पर G20 की बैठकें होंगी। करीब 11 बैठक होगी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। तो ये भी आपको जो यूपी का बुनियादी ढांचा है, वहां की सांस्कृतिक विरासत है, इन सब के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पे दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यूपी जो है वो भारत में कई चीजों में पहला स्थान रखता है। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं कि किन किन चीजों में पहला स्थान रखता है। सबसे पहला है मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध दुग्ध उत्पादन। दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। चीनी के उत्पादन में पहला स्थान है। देखो, ये अभी पहले कुछ हाल फिलहाल में पहले कुछ आंकड़े आए थे जिसमें ये बताया गया था कि चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप करता है, लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से ये बताया गया कि यूपी टॉप पे रहता है। कि यूपी जो है वो शुगर केन में तो यूपी है, वो तो बिल्कुल सही है गन्ने के उत्पादन में, लेकिन चीनी उत्पादन में अभी आप इसको थोड़ा सा स्टार बना के रख लीजिए। इसको हम एक बार आगे आगे आने वाले आंकड़ों में इसको दोबारा से वेरीफाई करेंगे। फिर है इथेनॉल की सप्लाई।
इथेनॉल की आपूर्ति में भी प्रथम स्थान पे रहा है। और जब कोरोना में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, उस समय भी हमारे यूपी में 39.2 करोड़ से अधिक डोसेस लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना, जहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में वैक्सीनेशंस लगाई गई हैं। और साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षण संस्थान संचालित करके उसको स्थापित करने में नंबर 1 बन गया है। इनके अलावा मैं बात करूं तो यूपी जो है इनमें भी टॉप करता है, जैसे कि आवास का निर्माण करना, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन करना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, शहरी और ग्रामीण योजना, उसके अंतर्गत आवास का निर्माण करना, स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना। आप भी जानते हैं ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्टार्ट किया गया था। पीएम आवास योजना के तहत एमएसएमई, एमएसएमईज क्या होते हैं? एमएसएमई होते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, उनकी स्थापना करने में भी यूपी टॉप रहा है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूपी ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत भी टॉप किया है। ये जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो भी यूपी को मिला है। साथ ही साथ जितने भी बेनिफिशियरीज होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उन तक डीबीटी, डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर मैं आपको कह लूं सब्सिडी की फॉर्म में डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने में सक्षम रहा है। कौन? यूपी। या आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, एग्रीकल्चर के मामले में भी किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उनके भुगतान में भी डीबीटी के माध्यम से कृषि में टॉप पे रहा है यूपी। तो ये सब जो है अभी यूपी के बजट में बताया गया है कि इन सभी पैमानों पर यूपी ने टॉप किया है। यूपी जो है इंस्पायरिंग लीडर के रूप में भी स्टार्टअप रैंकिंग में उसको टॉप किया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूपी ने कौन सी कैटेगरी में टॉप किया है। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? जो हमारे स्टार्टअप रैंकिंग के अवार्ड्स होते हैं उसमें यूपी ने इंस्पायरिंग लीडर, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहते हैं, इंस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में टॉप किया है। साथ ही साथ यूपी जो है कौशल विकास नीति को बनाने में सबसे टॉप पर देखा गया है। कौशल विकास नीति, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी जो पंजीकरण किए गए हैं उसमें भी यूपी देश का प्रथम स्थान पे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो यूपी है वो बहुत बड़े वैश्विक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ यूपी सरकार का जो ये बजट आया है दूसरा यहाँ पर, इसमें काफी सारी नई नई बातें कही गई हैं, काफी सारी नई नई चीजें कही गई हैं। तो आज हम उसको ही कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी कुछ बजट के पॉइंट्स को समझेंगे। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी और कुछ मैं आपको बजट का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर कराऊंगी। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से एंड तक समझिएगा, आपके काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इस बार यूपी का जो वार्षिक बजट आया 2023-24 के लिए, उसमें कितना आवंटन किया गया है? 6,90,000, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में कितना किया गया था? 6,15,000 करोड़। ठीक है, 6,15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था पिछले साल। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, झांसी और चित्रकूट एक्सप्रेस जो यहाँ पे स्टार्ट करवाई गई है, इसमें क्षेत्र द्वारा कितना यहाँ पर आवंटन किया गया है? ठीक है भाई, तो अभी सीधा सीधा आप लोगों से ना देखो, कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर ऐसा आएगा जो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भाई, आपको ये नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इस एक्सप्रेस वे के लिए या इस यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना आवंटन यहाँ पे सरकार द्वारा किया गया है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आप उम्मीद कर सकते हो कि एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सीधा आएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, 235 करोड़ जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं इस पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें झांसी से चित्रकूट तक जो है एक एक्सप्रेस वे तैयार करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ ये सब तो जो एक्सप्रेस वे तैयार करना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, कनेक्टिविटीज को हम कहते हैं, इम्प्रूव करने के वजह से सड़क को उपयोग करने के लिए की जा रही है। ठीक है, वर्तमान सरकार की बात करूं मैं, तो वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग लगभग 21,696 किलोमीटर की लंबाई जो है वो ग्रामीण इलाकों का निर्माण किया है, और 18,000 करीब किलोमीटर की लंबाई में मार्गों को चौड़ा किया। ठीक है,
साथ ही साथ अभी कौन सी योजना चल रही है यूपी में सड़क के लिए? वो है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना, योजना विकास। ये ऑलरेडी स्कीम चल रही है जो इस पर्पस के लिए काम करती है। और याद रखिएगा, सड़कों के लिए और जो सेतु बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उनके लिए काफी सारा पैसा जो है सरकार ने दिया है। करीब 21,000 करोड़ का यहाँ पर जो है सरकार द्वारा पैसा आवंटन किया गया। ठीक है, तो ये निर्माण की बात कर रही हूं मैं। ये निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार द्वारा ये पैसा जो है वो दिया गया है। बाकी इसमें ग्रामीण और रेलवे सबका इंक्लूड करके रखा गया है। बाकी राजमार्ग बनाने के लिए भी अलग से पैसा दिया गया है, लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए भी अलग से यहाँ पर पैसा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर किसान पाठशाला। देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो किसान पाठशाला है, ये स्कीम किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। काफी ज्यादा न्यूज में है किसान पाठशाला। तो किसान पाठशाला एक एजुकेशन सेंटर है, और जगह पे भी चल रहा है, काफी सारी जगह पे चल रहा है ये। तो किसान पाठशाला जो है ये किस के अंतर्गत यहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो कौन सी स्कीम चल रही है इसके लिए? और ऑलरेडी यहाँ पर ये चल रही है स्कीम। ठीक है, किसानों की जो किस्मत है वो ऐसा कहा गया है कि किसान पाठशाला में यहाँ पर डेवलप की जाएगी। तो वो जो है यहाँ पर अ मिलियन फार्मर स्कूल के नाम से, द मिलियन फार्मर स्कूल्स के नाम से ये चीज चलाई जा रही है। आप इसको लिख लीजिए, द मिलियन फार्मर्स स्कूल। यूपी के तहत यहाँ पर इसको पूरा स्टार्ट किया गया, जिसमें किया क्या जाएगा। यूपी की सरकार ने इसको लेकर के आए हैं, जिसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात की गई है। प्लस साथ ही साथ इसमें सरकार जो है वो फार्मर्स को एजुकेट करेगी, जो भी वहां के टेक्नोलॉजीज होती है, बुक्स को भी देंगे, पैकेज भी बना के देंगे, बहुत सारी चीजें इसमें की जाएंगी ताकि फार्मर्स को एजुकेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। बेसिकली मैं ये कहूंगी कि डिजिटल तरीके से जो गैप है अभी, उसको ठीक किया जाएगा। मिलियन फार्मर स्कूल, ये स्कीम पहले ही से ही चल रही है। ये स्कीम 2017-18 से ही यूपी सरकार ने स्टार्ट की हुई है। राबी सीजन के अंदर पूरा यहाँ पर 4 दिनों का ट्रेनिंग सेशन होगा, 90-90 मिनट का सेशन किया जाएगा। विलेजेस में जाके राबी खरीफ दोनों क्रॉप्स के लिए बताया जाएगा। वैज्ञानिक विज्ञानों की बात किसानों के साथ करके एक ये स्टार्ट किया गया है। यूपी का एजुकेशन, सॉरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज को पूरा स्टार्ट करने वाला है। क्लियर है? तो ये भी एक याद रखिएगा, इस बार के बजट में इसके भाई जिक्र किया गया था। फिर उसके बाद है कि यूपी में यूनिटी मॉल्स भी, यूनिटी मॉल्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, जो इस बार के हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा बजट है उसमें भी इस बारे में बात की गई है। तो इसमें पूछा गया है भाई कि कितना पैसों का यहाँ पर आवंटन किया गया है यूनिटी मॉल्स को बनाने के लिए। तो लिख लीजिए भाई, 200 करोड़ यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि हम इसमें क्या बनाने वाले हैं। जो भी हमारा यूनिटी मॉल्स होंगे उसको एस्टैब्लिश करने की हमारी पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है मेडिकल के ऊपर। देखो, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, काफी सारे मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऊपर ध्यान देते हुए बनाया जाएगा। तो देखो, मैं बता दूं यहाँ पर स्वास्थ्य मिशन के लिए, जो स्वास्थ्य मिशन चल रहा है उसके लिए सरकार ने 12,631 करोड़ रुपए का आवंटन यूपी सरकार के लिए रखा है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी 1,600 करोड़ रुपए का यहाँ पर पैसा दिया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम जो चल रही है उसके अंतर्गत भी काफी सारे लाभार्थी यहाँ पर पंजीकृत हो चुके हैं। और एक और स्कीम है, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत भी 320 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चिकित्सा की शिक्षा के लिए मैं बात करूं तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के तहत यहाँ पर 14 जो है जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है ऑलरेडी। बाकी नए भी बनाए जाएंगे, 45 से ज्यादा आगे नए बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये जो 14 अभी बने हुए हैं ऑलरेडी, इनके लिए करीब करीब 4,000, ये सॉरी 2,491 करोड़ का यहाँ पर आवंटन दिया गया है। ठीक है,
ऐसे अब और भी ऐसे कई रोग होते हैं जो असाध्य होते हैं, जिनको आप इलाज नहीं कर पाते हो, तो उन असाध्य रोगों के लिए भी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए। ये भी एक याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, असाध्य रोगों के ऊपर भी ध्यान करने की बात की गई है। एक और है यहाँ पर यूपी का इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड डेवलपमेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहेंगे। इसकी स्थापना के लिए ये बनाया जाएगा, 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये अभी सेटअप करने की बात सरकार ने करी है। नर्सिंग कॉलेजेस को भी सेटअप करने की यहाँ पर बात करी है। पैरामेडिकल जो कॉलेजेस होते हैं हमारे, उनकी संख्या भी बोला गया है कि 17 से बढ़ा करके 19 की जाएगी। और राम मनोहर लोहिया संस्थान एक बन रहा है ऑलरेडी, कहाँ पर, लखनऊ में, जहां पे न्यूरो साइंस जो होती है उसके लिए डेवलपमेंट्स किए जाएंगे, जो कि लखनऊ में ऑलरेडी बन रहा है। साथ ही साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में और प्रयागराज में ऑलरेडी चल रहा है, उसकी भी यहाँ पर मतलब स्थापना की बात आगे की गई है। तो ये था आपका कुछ चिकित्सा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेट्रो लाइंस के ऊपर। अब यहाँ पर मेट्रो लाइंस में कहाँ कहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात की गई है कि हम मेट्रो में क्या क्या प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो देखिए भाई, मेट्रो के लिए ये बोला गया है कि 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहाँ तक बनाई जाएगी मेट्रो। चार ऑप्शन है आपके सामने, वाराणसी तो कॉमन रखा है मैंने। अब इसमें बताइए कहाँ कहाँ पर जो है बनाई जाएगी। तो वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से गोरखपुर तक के लिए मेट्रो जो है उसको और डेवलप किया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है। राइट, ये भी रन हो जाएगा सब लोगों को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखो डिफेंस की अगर मैं बात करूं स्पेशली कि भाई डिफेंस कॉरिडोर में क्या हिस्सेदारी है, देखो डिफेंस के ऊपर भी अलग से सवाल बनता है इसके ऊपर। तो मैंने वही सोचा कि एक बार आप लोगों को डिफेंस का भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो देखिए इस पूरे के पूरे टॉपिक में करीब करीब 550 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत बुंदेलखंड के रीजन में क्या बनाया जाएगा, एक डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहाँ पर सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। उसके अलावा एक मैं आपको और लिखवाना चाहती हूँ यहाँ पर, आप लोग लिखिए मेरे साथ कि 750 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए आवंटित किए गए हैं। जितने भी आवारा पशु होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स उनको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आवारा पशु, उनकी समस्या जो हो रही है उनको दूर करने के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट अपने नोट्स में ऐड कर लो। फिर इसके बाद अब सरकार ने एक नया प्रावधान और दिया है कि क्या बांटे जाएंगे, स्मार्टफोन्स और टैबलेट बांटे जाएंगे। तो स्मार्टफोन और टैबलेट को बांटने के लिए जो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, सबको तो नहीं मिलेंगे ना, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल आते हैं उन्हीं को मिलेंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि स्मार्टफोन्स को बांटने के लिए कौन सी स्कीम का जिक्र किया गया है, कि जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कौन सी स्कीम है। ठीक है, ये टेबल्स नहीं है, टैबलेट से टाइपिंग मिस्टेक हो गया मुझसे, टैबलेट से ही है। तो कौन सी स्कीम है उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं सब लोग यहाँ पर, उनको पता होना चाहिए। यहाँ पर नाम है जो स्कीम है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना। ये असम की सरकार ने भी स्टार्ट किया हुआ है, सिर्फ यूपी की सरकार ने नहीं। हाँ, ये अभी इस स्कीम के तहत क्या बांटे जाएंगे, कितना बजट रखा गया है इसका, 3600 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है कि स्कीम के तहत यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसको भी एक याद रखिएगा। इस स्कीम के बारे में मतलब पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस स्कीम के तहत ये बात कही गई है। तो मेरी आप लोगों से यही एक बात है कि भाई इसको याद रखना। और सेम स्कीम असम गवर्नमेंट भी दे रही है। सेम स्कीम यहाँ पर जो असम की गवर्नमेंट है वो भी इसी नाम से यहाँ पर इस चीज को प्रमोट कर रही है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, बाकी इसमें और किसी को नहीं है, सिर्फ एलिजिबल लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट, जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का भी प्रावधान रखा गया है। तो ये जन आरोग्य यहाँ पर
किसके लिए रखा गया जन आरोग्य में? ये किसके लिए स्कीम है, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जन आरोग्य में स्कीम किसके लिए है। देखिए भाई यहाँ पर ये पूरी जो स्कीम रखी गई है ये असंगठित हमारे जो मजदूर होते हैं उनके लिए रखा गया है, जिसमें हमारा सीएम जन आरोग्य की योजना के तहत पूरा आवंटन किया गया है। तो यूपी में इस चीज को स्टार्ट किया गया है, 2023 में इसके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आयुष्मान भारत भी स्कीम चल रही है, लेकिन आपसे अभी जो है अभी यही पूछा जाएगा, क्योंकि काफी सारी इसमें जो सुविधाएं भी जो है वो दी जाएंगी। और 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य बीमा की राशि होती है वो भी आपको उतना कवर जो है वो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि आपकी जो होगी उसमें एक पूरे परिवार को करीब करीब 5 लाख रुपए का यहाँ पर योगदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 100 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्र तीर्थ धाम। देखो शुक्र तीर्थ धाम जो है ना वो इस बार अभी बजट में न्यूज में मतलब रहा है, बोला है कि 10 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर शुक्र तीर्थ धाम के अंदर जो भी पर्यटन को विकास करना है, एकीकृत पर्यटन के विकास के लिए यहाँ पर प्रावधान 10 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो मेरा आप लोगों से वहीं से मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि जो ये शुक्र तीर्थ धाम है हम जो कहते हैं ये है क्या? शुक्र तीर्थ धाम या फिर ये कहाँ पर है, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि भाई ये कहाँ पर है। तो देखिए इसका आंसर है मुजफ्फरनगर। शुक्र तीर्थ जो है एक बहुत ही प्राचीन और एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक संस्कृत का महाविद्यालय भी बना हुआ है और मुजफ्फरनगर के पास स्थित है। ये हिंदुओं के लिए काफी बड़ा धार्मिक धर्म स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां पर आप ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर ही अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के जो पुत्र थे राजा परीक्षित, जिनको श्राप मिला था कि उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अंदर तक्षक नाग द्वारा डस लिया जाएगा। वहां पर इन्होंने जो है महर्षि शुक्रदेव के मुख से भगवत गीता का जो है उसके बारे में सारा कुछ सुना था। और यहीं पर ही जो है भगवान शिव की 108 फीट की ऊंची एक प्रतिमा भी रखी हुई है, लगाई हुई है, स्थापित की गई है। माता दुर्गा की भी 80 फीट की एक प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये आपको स्टोरी मतलब स्टोरी मैं नहीं कहूंगी, आपको याद रखनी है, आपको बेसिकली ये याद रखना है कि ये शुक्र तीर्थ धाम कहाँ पर है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, लोकेशन कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में रहा है। ऐसे ही हमारा जो है इस बार के बजट में सॉरी मतलब इस बार के बजट में पूरी ये सरकार द्वारा बातें की गई हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। और कि आने वाले 5 वर्षों में जो यूपी है वहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है उनका निर्माण पूरे तरीके से हो जाएगा, और साथ ही साथ 16 ऐसे घरेलू एयरपोर्ट भी रहेंगे। तो टोटल हमारे 21 एयरपोर्ट यहाँ पर फंक्शनल के रूप में जाने जाएंगे। अभी 3 जो है वो कार्यशील है और इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, जेवर का नोएडा में हो रहा है और अयोध्या में, वो अभी कार्यशील हो जाएंगे। तो फाइनली पूरे प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितना बोला गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ऐसे ही पूरे जितनी भी एलोकेशंस की गई हैं उसके तहत यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी मतलब बड़ी बड़ी एलोकेशन उसमें काफी बड़ी जो है आवंटन जल जीवन मिशन को भी दिया गया है। तो जल के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, जल जीवन और जल के मामले में बात करूँ तो काफी बड़ा पैसा दिया गया है इसके अंदर। कितना है? 25,350 यहाँ पर जो है करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। पिछली बार ये एलोकेशन जो था वो 19,500 करोड़ था। ठीक है, करोड़ ऐड कर लीजिएगा साथ में, इतना था, आज इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और अगर मैं इसी पूरे रिस्पेक्ट में बात करूं तो नमामि गंगे के प्रोग्राम को भी यहाँ पर काफी फोकस दिया गया है। ठीक है, जो राज्य का एक और प्रोग्राम चल रहा है जो कि ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंतर्गत 188 योजनाएं चल रही हैं जिनको पूरा करने की भी बात की गई है। हर घर जल को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है और ये बोला है कि कि यूपी में जितने भी 2.26 करोड़ घर हैं वहां पर हर जगह पर जो जल है, नल में जो जल आएगा शुद्ध और सतत पेयजल को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ नदियां जो बनी हुई है उनमें भी सुधार करना है, कीट निरोधक जो दवाइयां डलती हैं उसके अंदर, उसके लिए भी अलग से प्रावधान रखा गया है करीब करीब 1600 करोड़ रुपए का। ठीक है भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा, पानी और किसानों के लिए भी यहाँ पर बात की गई है।
स्पेशली पानी के ऊपर भी काफी सारी बातें की गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला आपको याद करना है, इसके लिए दोबारा लिखा है मैंने, 14 नए मेडिकल कॉलेजों को बनाने के लिए अलग से फंड रखा गया है। और गोरखपुर के लिए जो लिंक बनाया गया है 200 करोड़ का प्रावधान ये अलग से रखा गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, 25 करोड़ अलग से रखे गए हैं। फार्मा पार्क्स बनाने के लिए 20 करोड़, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था, यूपी का कॉलेज वो वाला। और 26 करोड़ नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। तो इसको आप यहाँ पे मैंने वैसे आपको लिखवा दिया है ये, तो आप इसमें भी याद कर सकते हैं इसको और लिख भी सकते हैं। तो ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी में न्यू रोड्स के लिए, तो वो भी आप पढ़ लो। यहाँ पर ये मैंने आपको सारे डेटा लिखवा दिया है, इतना पैसा यहाँ पे सरकार ने दिया है। ठीक है, अब पूरा पूरा आप अमाउंट देखो, मैं एक स्टूडेंट के अगर तौर से बात करूँ तो आपको सारा सारा अमाउंट बेसिकली याद नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि किस किस के बारे में क्या बातें चल रही हैं। आइडिया जरूर होना चाहिए कि किसके बारे में क्या बात चल रही है, कि कितना कितना पैसा दिया जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट फिगर्स आप लोगों से कोई पूछेगा, फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, फिगर्स नहीं भी पूछी जाती एग्जाम में उतनी ज्यादा, लेकिन आपको बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई नए रोड्स के लिए भी दिया जा रहा है और पुराने रोड्स के लिए भी दिया गया है। ऐसे ही सरकार ने, अगर मैं ऊर्जा के मामले में बात करूं, तो ऊर्जा के मामले में भी सरकार ने काफी सारी चीजें बोली हैं, जैसे कि एक स्कीम ऑलरेडी जो चल रही है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो यूपी की सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर चलाई हुई है, जिसको हम कह सकते हैं सौभाग्य स्कीम। ये जो सौभाग्य स्कीम है, इसके तहत जितने भी गरीब परिवार हैं उनको निशुल्क जो है यहाँ पर किश्तों में, 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा भी दी गई है। और इसी के तहत यहाँ पर सरकार ने जो है वहीं पर ही एक ये 2/660 मेगावाट का यहाँ पर एक जवाहरपुर तापीय परियोजना बनाने का यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, तापीय परियोजना बनाने की बात की गई। प्लस बुंदेलखंड का जो रीजन है, वहां पर भी जो सौर ऊर्जा आती है, उसमें भी और ज्यादा क्या बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। ठीक है, मतलब उसमें भी उन्होंने अलग से एक जो है प्रावधान रखा है करीब 1500 करोड़ का, जिसके अंदर यहाँ बोला गया कि भाई 3 वर्षों के अंदर उसको पूरा कर दिया जाएगा और बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां पर विद्युत की जो निकासी है ना, वो और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अ, अलग से स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम है रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जो विद्युत का जो एक वितरण किया जाता है उसमें और कुशलता लाने की कोशिश की जाएगी। तो यही बात मेरे यहाँ पर बोली गई कि विद्युत जो है प्रकाश और शक्ति का स्रोत होता है, अगर इस शक्ति का अभाव रहेगा तो पूरा जो हमारा समाज है वो अंधकार में चला जाएगा, गति शून्य हो जाएगा। इसलिए सरकार ने यहाँ पर काफी ज्यादा ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा पर कैसे और बढ़ा सकते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। अतिरिक्त सौर ऊर्जा के रूप में भी इसके ऊपर स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर नगरों के विकास के लिए, उनके नियोजन के लिए बात की गई है, गांव के विकास की बात की गई है, कृषि कृषि के तहत यहाँ पर काफी सारी चीजों को इम्प्रूव किया गया है, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए भी यहाँ पर पैसा दिया गया है अलग से। गन्ने और चीनी के उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर सरकार ने अलग से पैसा रखा है, ताकि गन्ने के लिए भी इम्प्रूव किया जा सके। प्लस कृषि की शिक्षा में भी ध्यान दिया जा सके, जैसे अभी मैंने आपको बताया किसान पाठशाला के रूप में। ठीक है, तो कृषि की जो 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 शिक्षा होती है, कृषि में जो रिसर्च वर्क करने होते हैं, जो शोध के कार्य करने होते हैं, उसके लिए भी अलग से रखा गया है। प्लस एक योजना और है, प्लीज इसको लिखेंगे सब लोग, एक योजना और है, एग्रीटेक स्टार्टअप, एग्रीटेक स्टार्टअप योजना। ठीक है, इसको भी आप लिखो, यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ आपको, एग्रीटेक स्टार्टअप योजना। एग्रीटेक स्टार्टअप योजना, इस योजना के तहत क्या किया गया, एग्रीकल्चर के अंदर जो है 4 नए कृषि के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, जिसमें 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में है, उसकी व्यवस्था के लिए भी 50 करोड़ अलग से दिए गए हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि कॉलेज जो है, उसके लिए भी सरकार द्वारा अलग से पैसा दिया गया है।
ठीक है भाई, पशुपालन पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया, मत्स्य पालन पे भी यहाँ पर अलग से पैसा दिया गया है, सहकारिता के ऊपर, खादी ग्राम उद्योग, हथकरघा का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग गारमेंट्स के लिए और पावर लूम के लिए, उसके लिए भी सरकार ने अलग से पैसा रखा है। शिक्षा के रूप में बात करें, अगर सिर्फ शिक्षा की बात करें हम लोग, तो शिक्षा के लिए यहाँ पर सरकार ने जो भी हमारी समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है उसके लिए भी अलग से प्रावधान रखा है, जो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, उसके तहत भी सरकार ने अलग से यहाँ पर पैसा प्रावधान करने की बात की गई है। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अलग से पैसा है, उच्च शिक्षा के लिए भी अलग से दिया गया है। ठीक है, अगर मैं अब खेलों के ऊपर बात करूं, तो देखिए भाई, खेलों के ऊपर भी सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी पैसा रखा है, खेल कोष विकास कोष के लिए भी अलग से पैसा रखा है, धर्मार्थ कार्यों के लिए, पर्यटन के लिए, काफी सारी चीजों के लिए, वन के लिए भी, दिव्यांग जनों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उनके लिए क्या नई नई चीजें कर सकते हैं, न्याय के लिए, महिलाओं के लिए, इन सब रिस्पेक्ट में अलग से बात यहाँ पर की गई है। तो ये था आपका बेसिक बेसिक सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, आज का जो ये है, ये लेक्चर अभी पूरा बहुत बड़े रूप में हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसको आप समझ करके एक बार अपना पूरा बजट का एक एनालिसिस ले लीजिए। उसके बाद आपको एक और यहाँ पे बजट का एनालिसिस के रूप में दिया जाएगा, जिसमें आपको और नई बातों के बारे में भी बताया जाएगा, प्रॉपर के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको प्रिपेयर करने में, पूरा एक एक के बारे में हम लोग पूरा अलग से आवंटन लिख रहे हैं, हाँ बना रहे हैं कि हर एक पूरे किस प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअली में मतलब कितना कितना पैसा दिया गया है। आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए पूरा एक एनालिसिस के रूप में था कि इस बार के बजट में किस किस चीज के लिए कितना पैसा रखा गया है। बाकी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, अब और क्या क्या पढ़ सकते हैं, उसको भी आज आने वाली क्लासेस में आके यूट्यूब पर वो भी चीज अपलोड करवाई जाएगी आप लोगों के लिए। तो वो भी आप लोग जरूर सुनिएगा, उसको कवर करिएगा। बाकी जितना भी आपको यहाँ पर बताया गया है उसमें मैं आपको फिर एक बात बता दूं, टीचर की आपको नाते में ये समझा रही हूँ कि हर एक के लिए आपको पूरा पूरा अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया है, जैसे जल जीवन मिशन के लिए बताया, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है ये सीएम जन आरोग्य योजना के बारे में बताया, स्मार्टफोन्स के लिए बताया 3600 करोड़, इन सब पे सवाल आ सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर पैसों के आवंटन बताया है, जितना जितना बताया, सिर्फ उन्हीं को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे अगर आप पैसों का आवंटन याद रखेंगे तो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, और ना ही एग्जाम में वैसा सवाल किया जाता है कि आपसे हर एक के आवंटन के बारे में पूछे, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसमें ये काम कीजिए कि जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, 550 750 करोड़, जो जो इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पर पूरा बजट का एनालिसिस करके सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर इकट्ठा किया है कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपसे सवाल में बन सकते हैं। तो आपने भी यही करना है कि इम्पोर्टेंट वाली जो चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर लेक्चर में आपको समझा दी हैं, आपको सिर्फ उसको याद रखना है। उसके अलावा जो चीजें बच गई हैं आपकी, वो हम लोग अपकमिंग जो हमारा एक और एनालिसिस होगा, मार्च तक आ जाएगा वो एनालिसिस, उस मार्च में आपके उस एनालिसिस से आपके सवाल बनेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के लिए सबको क्लियर हुआ? ये है यूपी का एनालिसिस, कंप्लीट करके सुनिएगा, समझिएगा इसको। और जो हमारा अभी बजट आया है सरकार का, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर यूपी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारी वीडियोस उपलब्ध कराई हुई है, मेरी ही समझाई हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसके बारे में भी देख सकते हो, तो वो सब आप लोगों को कंप्लीट करना है। उसके पूरे जो है सवाल क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें से पूछी जा सकती है, वो सब मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।